बच्चों, आज से हम जो अपनी अंतरा भाग 2 के पाठों को करना प्रारंभ करेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद हम करेंगे। जयशंकर प्रसाद से हमारा है देवसेना का गीत। तो संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी दिखा दिया था, पर फिर से एक बार बता देती हूँ। कवि जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद हैं, फिर कविता देवसेना का गीत, फिर स्रोत जो है स्कंदगुप्त। उसके बाद जो है इसकी अगर प्रसंग सहित व्याख्या आती है तो इसके कुछ आप इनको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका प्रसंग है। प्रसंग में आपको क्या लिखना है, इसका जो आपकी कविता है इसके प्रसंग आपको क्या लिखना है। अंतरा भाग 2 में संकलित देवसेना के गीत में जयशंकर प्रसाद ने देवसेना की विरह दशा का इस पद्यांश में वर्णन किया है। फिर प्रसंग के बाद आपको व्याख्या लिखनी है। देवसेना स्वयं से कहती है कि मैंने जीवन के हे मेरी जीवन की वेदनामयी क्षणों, मैं तुम्हें विदाई मिलने वाली है। जीवन की संध्या वेला में या जीवन के अंतिम पड़ाव में जो श्रम से उत्पन्न पसीने के बूंदे आंसुओं की तरह मेरी गिर रही हैं। देवसेना कहती है कि इस यात्रा पर खामोशी भी अंतहीन अंगड़ाई ले रही है। देवसेना जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही वह उसे प्राप्त नहीं हुआ और उसे पूरी जीवन आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। उसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बीता। जीवन के अंतिम पड़ाव में स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी उसे खुशी नहीं दे पा रहा है। विशेष देवसेना की दशा का मार्मिक वर्णन मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार, आंसू से गिरते में उपमा, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश और नीरवता में मानवता मानविक अलंकार, और साथ में आप ये भी लिख सकते हो खड़ी बोली का प्रयोग। फिर उसके बाद श्रमित स्वप्न की मधुमाया में आप इसकी देख सकते हो। फिर वही संदर्भ कविता देवसेना का गीत, कवि जयशंकर प्रसाद, स्रोत आपका देवसेना का गीत। फिर प्रसंग अंतरा भाग 2 की इस कविता में देवसेना के जीवन की संध्या वेला में अपने पूरे जीवन पर के बारे में याद कर रही है देवसेना। फिर विशेष आप ये देख लीजिए आपको कैसे पढ़ना है। इसके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि वो किस तरह से वो कहते हैं कि युवावस्था में सबकी प्यासी निगाहें मुझ पर लगी रही, मैंने सबसे अपने आप को बचाया, पर मैं अपने पूरे जीवन की कमाई खो दी है, मैं उसे बचा नहीं पाई। जब सब लोग मुझे चाहते थे तब मैं स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ गई और लोगों से के प्रेम से अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, परंतु अब मेरी आशा जो है बावली हो रही है और अपने जीवन की पूरी कमाई खो दी है। प्रेम के बदले मुझे कभी प्रेम और सुख नहीं मिला। प्रेम सेना के दिल की वेदना का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, फिर ये वाला पद्यांश है चढ़कर मेरे जीवन रथ पे। इसमें जो वो देवसेना कहती है कि अब तो जीवन रूपी रथ पर प्रलय सवार होकर आ रहा है, पता नहीं कहाँ पहुंचकर उसका जीवन डूब जाएगा या समाप्त हो जाएगा। वह अपनी दुर्बलताओं को जानती है, उसे पता है कि उसकी हार जीवन से वो पक्का हार जाएगी, फिर भी अपने कमज़ोर पैरों के बल पर वो जीवन से जो है ये हारी हुई लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रही है। उसके दिल में करुणा फूट रही है। वो विश्व से निवेदन करती है कि मेरी धरोहर को वापस ले लो, यानी अपने प्रेम को वापस ले लो, ये मुझसे नहीं संभाला जाएगा। मैंने अपने मन जो अब तक अपनी लाज बचा कर रखी थी वो अब जो है मैं उसको सारी खो दी है। फिर आपका कार्नेलिया का गीत है अरुणी है मधुमेह देश हमारा, इसको देख लीजिए। इसका प्रसंग संदर्भ मैंने आपको पहले भी बताया कैसे करना है। अलंकारों की छटा है रूपातिक शोक्ति, ताम्र रस गर्भ विवाह, हेमकुंड अनुप्रास पंख पसारे समीर सहारे। कहाँ पे उपमा लघु सुरधुन से मानविक अलंकार, तरुशिकाओं पर नाचता तारों का ऊँगना, तत्सम शब्दावली खड़ी बोली का प्रयोग है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है भारत की, कैसे किया है वो आप देख लीजिए कि कैसे। कार्नेलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि सूर्योदय के समय सरोवरों में कमल के फूल खिलते हैं, उनमें सुगंध भरी होती है। सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्षों की चोटियों पर नाचती हुई ऐसी लगती है मान लो कमल लाल के जैसी दिखाई देती है, शोभा देखते ही बनती है। ऐसा लगता है कि जीवन की सारी हरियाली के ऊपर सूर्य जो है या उषा की देवी अपना सारा मंगलमय रोली बिखेर रही है। प्रातःकालीन पक्षी ने अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों को फैलाकर शीतल मलय पर्वत के सहारे यानी पूर्व दिशा की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। जिस और मुँह किए वो उड़ रहे हैं उसे अपना घोंसला समझकर या अपना घर समझकर आ रहे हैं। वो कोई और नहीं भारतवर्ष है।
भारत के लोगों के नेत्रों में सदा करुणा भरी रहती है और उन्हीं के आंसुओं से जो है बादल बनते हैं करुणा भरी, और वही वापस से बरसते हैं, भारत की धरती को लहलाते हैं। अनंत की लहरों को भी यहीं आकर किनारा मिलता है। थके हारे हुए राहगीरों को भी यही देश जो है वो देता है, आश्रय देता है। कार्नेलिया प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए और आगे कहते हैं कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में होते हैं, तब उषा रूपी नायिका सूर्य सुनहरा घड़ा लेकर संसार के सभी प्राणियों में सुख बिखेर देती है। इससे मुझे भी जो है सुख की प्राप्ति होती है। रात बीत जाने पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर छा जाती हैं और लोगों को सुख की अनुभूति होती है। संसार के सभी लोग खुशियों से भर जाते हैं, सबका मन खुशियों से भर जाता है। देवसेना का गीत कार्नेलिया के गीत। मुख्य प्रश्न इसमें से आपको करने हैं ये वाले। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव बताओ। आशा को बावली क्यों कहा है? देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? कार्नेलिया के गीत में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं को के बारे में बताया, ये आप पक्का कर लेना। जहाँ पहुंचकर अनंत क्षितिज को मिलता है सहारा, पंक्ति का भाव तो बताइए। कविता में व्यक्त प्राकृतिक चित्रों को अपने शब्दों में, ये वाला प्रश्न छोड़ दीजिए। ये वाले खग वाला और ये वाला ज़रूर कर लेना बस। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सरोज स्मृति इसको करना। देखा है यह विवाह मूल नया। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों लिखने, अगर प्रसंग सहित व्याख्या आ जाती है तो इसको कर लीजिएगा। इसके मुख्य प्रश्न जो है मैं आपको बता ही देती हूँ अभी क्यों कौन से हैं। सरोज का विवाह जो है, कवि को अपनी पत्नी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आती है? आकाश बादल बनकर मही में आकाश और मही शब्द किनके लिए संकेत करते हैं? सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस तरह अलग था? मुझ भाग्यहीन की तू संभल, इसका के आधार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये कुछ अलग प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। दुखी जीवन की कथा रही में निराली की वेदना बताओ। सरोज स्मृति में कवि निराला की वेदना के सामाजिक संदर्भों को स्पष्ट कीजिए कि ये कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कही है। ये वाला प्रश्न ज़रूर कर लेना। फिर आगे ये दीप अकेला, ये वाला प्रश्न दीप अकेला देख लीजिए। दीप अकेला को आप लोगों को करना है। प्रश्न मैं इसके बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैंने देखा एक बूंद। ये एमसीक्यू सारे कर लेना बच्चों, एमसीक्यू हर चैप्टर के ही करने हैं आपको, चैप्टर के कोई भी नहीं छोड़ने। सागर और बूंद से कवि आगे क्या कहना चाहते हैं, ये प्रश्न पहले इसके देख लेते हैं। दीप अकेला में प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए, प्रतीकात्मक है कि प्रतीक हैं, जैसे दीप जो है व्यष्टि है, व्यक्ति का है, और जो है फिर समिष्टि का प्रतीक है, वो कभी उसको पंडुब्बा कहा है, कभी समिधा कहा है। तो अकेला है दीप, उसको समाज में मिलाने की, व्यष्टि को समिष्टि में मिलाने की बात कही है आज्ञे ने। बताइए कि कवि ने स्नेह भरा गर्भ भरा मदमाता क्यों कहा? ये कई बार बोर्ड में आ चुका है बेटा प्रश्न। ये दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति दे दो के आधार पर व्यष्टि और समिष्टि के विलय के बारे में बताइए। ये प्रश्न कर लीजिएगा। यह आदित्य, ये मेरा, मैं स्वयं विसर्जित, समिष्टि में विसर्जन की उपयोगिता को बताइए। ये प्रश्न भी ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद यह मधु है ताकता, प्रश्न 4 और 5 दोनों ही प्रश्नों को आपको करना है, ज़रूर कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न, दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है, इस कविता के आधार पर लघु मानवता के अस्तित्व के महत्व को बताइए। ये भी कीजिए। सागर और बूंद से कवि आगे क्या स्पष्ट करते हैं? रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, इसको कीजिए। सुने विराट के सम्मुख दाग से कवि का क्या आश्रय है? क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव जो है बताइए। ये आप इनको कर लीजिए। ये केदारनाथ सिंह, ये वसंत या बनारस कविता है, केदारनाथ सिंह की बनारस। प्रसंग सहित व्याख्या पहले देख लीजिए। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष ज़रूर लिखना है। फिर मैं इसके प्रश्न बता देती हूँ आपको। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इसको रोक के जो है आप देख लीजिएगा। ये एमसीक्यू कीजिएगा, एमसीक्यू के लास्ट में यहाँ पे आंसर्स भी दे रखे हैं। देखिए बेटा,
उसके बाद देखिए इनको बनारस, वसंत में बनारस का आगमन कैसे होता है, उसके प्रभाव को बताइए। खाली कटोरे में वसंत का उगने से क्या आशय है। बनारस की पूर्णता और एकता के कवि क्या दिखाता है। बनारस में धीरे धीरे होना, धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या बताना चाहता है। साईं सांझ में घुसने से बनारस की किन विशेषताओं को के बारे में पता चलता है। बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं बनारस कविता में आई उनको व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। इस पुराने शहर की जीव का किरकिराना, इनको ज़रूर कर लेना बेटा। उसके बाद हम आपको ये, इसके बाद ये सब देखिए, बनारस शहर किस मिथक आस्था और किस समाहार से जुड़ा है। फिर दिशा कविता, मेरे देव हिमालय किधर है वाला प्रतिपाद्य कविता में बच्चे से पूछने पर क्या उत्तर मिला, ये देख लीजिए, कर लीजिएगा। फिर रघुबर सहाय वसंत आया, वसंत का कैसे पता चलता है, इनको देख लीजिए। आज मैं 5 तक कराऊंगी, बाकी कविताओं के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगली वीडियो में बताऊंगी, ये कर लीजिएगा। ये देखिए, देखा बच्चों आपने इसको, मैं प्रश्न बता देती हूँ आपको कौन से करने। वसंत के आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है। वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि को कब और कैसे बताया गया है। प्रकृति मनुष्य की सहचर्या, ये प्रश्न जरूर के जरूर करना है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता स्पष्ट कीजिए, जरूर करना ये वाला प्रश्न, बिल्कुल मत छोड़ना। वसंत आया कविता में कवि को क्या चिंता है। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं। कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से ही क्यों हुआ और अंत गोड़ो गोड़ो से क्यों हुआ, ये बताइए। यहाँ झूठे बंधन और धरती को जानने से क्या मतलब है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ये सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपको करने ही करने हैं, बिल्कुल मत इनको छोड़िएगा।